नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो शुरू की हुई हैं और आज एनसीईआरटी के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास की इतिहास की बात करने जा रहे हैं हम। और इसके अंतर्गत जो आज हमारा डिस्कशन रहेगा फर्स्ट चैप्टर, आज हम हिस्ट्री जो है इतिहास जो है वो सिक्स्थ क्लास की शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की किताब। और फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि देखिए जो हिस्ट्री की जो इतिहास की किताबें हैं या एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो किसी न किसी कहानी से शुरू होती हैं। यहाँ पर भी एक छोटे से एक आर्टिकल के साथ, एक छोटे से लेख के साथ ये कहानी शुरू होती है, चैप्टर शुरू होता अपना। रशीदा का सवाल है। रशीदा क्या सवाल करती है? देखिए, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। अचानक सुर्खी का मतलब होता है जो किसी अखबार की जो प्रमुख खबर होती है उस खबर के ऊपर उसकी नज़र जाती है। 100 साल पहले। 100 साल पहले पढ़ते ही उसके दिमाग में अचानक एक सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति 100 साल पहले की बात याद रख सकता है? क्या कोई व्यक्ति 100 साल पहले की बात जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा, उसके घटना के बारे में वो कैसे जानकारी हासिल कर सकता है? तो ऐसे ही सवालों के हम अपना जो अध्याय है, अपना जो चैप्टर है, इसके अंदर हम क्वेश्चंस के जो उत्तर हैं वो जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कैसे पता लगाएं? जैसे कि पहले ही यहाँ पर अपना क्वेश्चन अराइज हुआ, अपना प्रश्न यहाँ पर बनता है, कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे समय की स्मृति हो, जिसे समय का वो समय याद हो। तो ऐसे इनके से आप जो है उस समय के बारे में बातें कर सकते हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था ये आप कैसे जान सकते हैं? इस चीज़ के लिए हमें क्या जानना होगा? तो आइए इस अध्याय के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों के जो हैं हल खोजने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हमें कौन कौन सी जानकारियाँ हासिल हो सकती हैं। तो देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एक आधार तैयार करने का काम करते हैं। तो उसी आधार पर एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनकी एक एक लाइन अपने आप में क्या बनती है, क्वेश्चन बनती है, प्रश्न बनती है। और बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकारियों के जीवन के बारे में, पशुपालकों के जीवन के बारे में, किसानों यानी कृषकों का मतलब होता है किसानों के बारे में, शासकों के बारे में, जो राजा लोग होते थे जो शासन चलाते थे उनके जीवन के बारे में, व्यापारियों के बारे में, कहाँ कहाँ से व्यापारी लोग भारत में आते थे, किन चीज़ों का व्यापार होता था, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं अतीत की किताबों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से। यही नहीं, हम यह भी पता लगा कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। इन सभी के बारे में वहाँ की जो हैं जानकारियाँ हम इतिहास की किताबों के अंदर हम जान सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले आज इसके यहाँ एक क्वेश्चन किसको देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। पहले हमने जाना कि क्या क्या जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, तो किन किन चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप जानते हैं लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, मानचित्र 1 प्रश्न नंबर 2 पर हमारे एक मानचित्र दिया हुआ है, उसके अंदर जो अवलोकन करेंगे हम, मैं नर्मदा नदी का पता लगाइए। वहाँ पर हमें नर्मदा नदी को फाइंड आउट करना है मैपिंग के माध्यम से। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी काफ़ी वर्षों से लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब स्किल्ड जो गैदरर्स थे, वो थे, लोग थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि जो जंगलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्रूट्स, रूट्स और उनके जो विभिन्न प्रकार के जो गांव, लेक्स, ये इन सभी चीज़ों से ये लोग जो है परिचित थे, उनकी वेल्थ से परिचित थे।
अपने भोजन के लिए वे पेड़ों की जड़ों को, फलों को तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यहीं से इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट का मतलब होता है शिकार, ये जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी ये प्राचीन समय में जो नदियों के आसपास जो लोग रहते थे, ये जंगलों में शिकार भी करते थे जानवरों का। अब यहाँ पर देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतार पहाड़ियों का पता लगाओ। यहाँ पर देखिए, ये आपका मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ये किरतार दिया हुआ है। देखिए ये आपका किरतार है इधर यहाँ पर, और ये आपका सुलेमान है, ये पाकिस्तान के अंदर है, और इधर ही आपका अफ़गानिस्तान का एरिया पड़ता है। अफ़गानिस्तान, ये आपका अफ़गानिस्तान, और नीचे ये आपका पाकिस्तान। ये सारा एरिया आपका भारत के साथ में जो अपना प्राचीन भारत होता था, प्राचीन भारत के अंदर ये सभी क्षेत्र होते थे। तो यहाँ से अब हम ये देख लिया हमने, यहाँ पर ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बारे में हमें जानना है कि अब तुम जो सुलेमान और किरतार की पहाड़ियों का पता जो लगाया हमने, तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि आज से कितने वर्ष पहले कृषि का विकास हुआ। आज से कितने वर्ष पहले मानव ने कृषि का विकास किया? तो आज से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था, इनके खेती का आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये विंध्य पहाड़ियाँ जो विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ, वहाँ का ये सीन है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। यानी सबसे पहले चावल की अगर जो बात आती है तो चावल अपना हुआ था विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में। गारो तथा विंध्या जो उत्तर पूर्व में अपनी गारो की जो अपना असम वाला जो एरिया, मेघालय वाला जो एरिया, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और अब के जो मध्य के अंदर, भारत के मध्य के अंदर जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सबसे पहले चावल का उत्पादन हुआ था। ऊपर जब हम 8000 वर्ष पहले का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर गेहूँ और जौ की फसलें उगाई गई थी। तो ये चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित थे। यानी जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये हम यहाँ पर देख पाएंगे। ये अपनी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर ये देखिए, ये विंध्या पहाड़ियाँ हैं। इसके ठीक नीचे ये ऊपर बताया गया था कि नर्मदा नदी का पता लगाएं। ये आपकी नर्मदा नदी है यहाँ पर, ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और ये आपकी ताप्ती नदी है। ये आपका जो किरतार और ऊपर सुलेमान के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये अपने प्रमुख नदी क्षेत्र जहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के जो कृषि उपजों के बारे में जानकारी हासिल की है। तो अब आगे देखिए, इसमें क्या है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो लगे हाथ, चलो हम मानचित्र के माध्यम से सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं उनका भी पता लगा लेते हैं। तो देखिए, ये आपकी जो है सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी रही, ये आपकी सिंधु नदी है। साथ में ऊपर से आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले झेलम, फिर चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ऊपर से अफगानिस्तान की तरफ से काबुल नदी जो इसकी आती है, सिंधु की नदी, सिंधु की सहायक नदियों के तौर पर, जो कि उत्तर पश्चिम की तरफ से आती है। और उत्तर पूर्व की दिशा से बहकर जाने वाली भारत की 5 प्रमुख नदियाँ, जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट के पास जाकर के सिंधु नदी के अंदर मिल जाती हैं सभी नदियाँ। तो ये हमने सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में जाना। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग आज से 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो अब देखिए, गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाइए। तो इसको चलो मैप में हम देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध जो कि आपका जब साम्राज्य काल आएगा तो उसमें मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आएगा। वर्तमान बिहार में इसको जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। यानी वर्तमान जो बिहार है ये मगध के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर अपने महान अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासकों ने शासन किया है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे बहुत से राज्यों की स्थापना की गई थी।
लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जो जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी भी हो सकती थी। फिर भी ये लोग यात्रा के लिए, उनके लिए यात्रा करना असंभव नहीं था, यात्रा पर ये निकलते थे। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो यानी यात्राओं का कारण बताया यहाँ पर, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा क्यों करते थे, तो कभी कभी तो लोग जो अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ का आना हो गया, भूस्खलन जैसी समस्याएं हो गई, या वहाँ पर जो अकाल पड़ गए, ये कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनकी वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ये मानव निर्मित जो कार्य हो गए, मानव क्रियाएं हो गई, जिनकी वजह से लोगों का आवागमन होता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग जो हैं नए और रोचक स्थानों को खोजने के चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। यानी यात्राओं के अनेक कारण थे। यात्राओं के कारणों के अंदर आप जाने तो बहुत से कारण थे। कुछ लोग विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए प्रस्थान करते थे। कुछ व्यापारी लोग जो हैं नई जो वस्तुओं की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, नए सामान की खोज में एक दूसरे स्थान पर जाते थे। उत्सुकतावश जो खोजी लोग होते हैं, जो अन्वेषक लोग होते हैं, वो किसी दूसरे वस्तु की खोज में या किसी दूसरे स्थान के उत्सुकतावश जो है यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का जो अवसर मिलता था। यानी यहाँ से लोगों के अंदर विचारों का, संस्कृति का, खान पान का, रहन सहन का, उनके कपड़े पहनने का, संस्कृतियों जो है आदान प्रदान हुआ। तो इन सभी से हमें ये विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल हुई। आज की वीडियो में आज इतना ही डिस्कस करते हैं। मानचित्र जो दिया गया है, इसको एक बार फिर से हम अवलोकन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पर देखिए गंगा जो है हिमालय से निकलती है, गंगा नदी। इधर से जो दक्षिण की तरफ से इसकी जो सहायक नदी यमुना है। चंबल इसके जो विंध्य की पहाड़ियों से निकल करके संबल चली जाती है। इधर से सोन नदी जाती है। ऊपर से ये आपके घग्गर और गंडक और कोसी, ये नदियाँ जो हैं ऊपर से इसके सहायक नदियों के रूप में आती हैं। तो ये हमने गंगा नदी और उसके सहायक नदियों का जो मैपिंग है उसको जाना। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।